गोला गोला जो है वो वापस आ जाने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। याद रखेंगे कलिंजर के युद्ध में। कब हुई थी? 1545 में। इसके बाद है पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें जो है अकबर ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें मुगल सेना विजय हासिल की थी। इसके बाद बात करें देवराय का युद्ध, ये 1659 ईस्वी में हुआ था। दारा शिकोह की हत्या इसमें हो गई थी। याद रखेंगे दारा शिकोह की हत्या किस युद्ध में हुई थी? देवराय के युद्ध में। इसके बाद है पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये साथियों आपको 1661 नहीं 1761 में हुआ था। याद रखेंगे 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने जीत दर्ज की थी। याद रखना है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1761। इसके बाद नेक्स्ट है पलासी का युद्ध, ये 23 जून 1757 में हुआ था अंग्रेजी सेना और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो आपको कर रहे थे लॉर्ड क्लाइव, और इसमें जो जीत दर्ज की थी वो आपको अंग्रेजी सेना ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? अंग्रेजी सेना वर्सेस मीर कासिम और सिराजुद्दौला और शाह आलम, ये तीनों संयुक्त रूप से थे। किसके विरुद्ध में? अंग्रेज के विरुद्ध में। तभी अंग्रेज का जो नेतृत्व है वो हेक्टर मुनरो कर रहे थे। याद रखेंगे हेक्टर मुनरो, और अंग्रेजी सेना ने इसमें जीत दर्ज की। और साथियों बक्सर के युद्ध के बाद जो है अंग्रेजी जो है शासन का प्रारंभ पूर्णतः शुरू हो गया। ये थे साथियों प्रमुख युद्ध, प्रमुख स्थापत्य निर्माणकर्ता और तमाम टॉपिक। तो इसके बाद साथियों हम लोग महत्वपूर्ण एक टॉपिक लाएंगे जिसमें आपको प्रमुख पर्यावरण, याद रखें पर्यावरण दूसरा वीडियो है, इससे पहले वीडियो को कल डाल दिया गया था। आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे उसका लिंक है, जाके उसे देख ले। टॉपिक को साथियों आपको एक ही वीडियो में कवर करेंगे कि कौन सा यात्री किस शासक के समय में आया था। इससे पहले आपको बता दें साथियों, अगर आपने अभी तक नाम नॉलेज हब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि साथियों दरोगा मेंस के एग्जाम से पहले आपको सिलेक्टेड टॉपिक इस चैनल पे कवर कराया जाएगा। और साथियों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखेंगे प्लिनी। प्लिनी साथियों किसके दरबार में आया था? ये सिकंदर के दरबार में आया था। याद रखना है प्लिनी सिकंदर। इसके बाद है मेगास्थनीज, ये किसके दरबार में आया था? ये कौन कौन से विदेशी यात्री कब भारत आए? सबसे पहले साथियों हम लोग प्रमुख विदेशी यात्री के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा यात्री किस शासक के समय में आया था। इससे पहले आपको बता दें साथियों, अगर आपने अभी तक नाम नॉलेज हब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि साथियों दरोगा मेंस के एग्जाम से पहले आपको सिलेक्टेड टॉपिक इस चैनल पे कवर कराया जाएगा। और साथियों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखेंगे प्लिनी। प्लिनी साथियों किसके दरबार में आया था? ये सिकंदर के दरबार में आया था। याद रखना है प्लिनी सिकंदर। इसके बाद है मेगास्थनीज, ये किसके दरबार में आया था? ये साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद है डाइमेकस, ये किसके दरबार में आया था? ये साथियों बिंदुसार के दरबार में आया था। याद रखेंगे डाइमेकस बिंदुसार। इसी में साथियों डायनोसियस, ये किसके दरबार में आया था? ये साथियों अशोक के दरबार में आया था। याद रखना है अशोक। इसके बाद है फाहियान। फाहियान किसके दरबार में आया था? ये साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? फाहियान। फिर से देख ले, प्लिनी सिकंदर, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, डाइमेकस बिंदुसार, डायनोसियस अशोक, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बढ़ते हैं, हेनसुएंग किसके दरबार में आया था? ये साथियों हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वीवीआई क्वेश्चन है साथियों, बार बार पूछा जाता है, याद रखना है हेनसुएंग हर्षवर्धन। इसके बाद है इत्सिंग। इत्सिंग किसके दरबार में आया था? ये आपको देवपाल के दरबार में आया था। याद रखना है देवपाल। इसके बाद है सुलेमान। सुलेमान किसके दरबार में आया था? ये साथियों मिहिर भोज के दरबार में आया था। याद रखना है मिहिर भोज। इसके बाद है अलमशूदी। अलमशूदी किसके दरबार में आया था? ये महिपाल के दरबार में आया था। याद रखना है महिपाल। फिर से देख ले, हेनसुएंग हर्षवर्धन, इत्सिंग, देवपाल, सुलेमान, मिहिर भोज, अलमशूदी, महिपाल के दरबार में। इसके बाद है इब्न बतूता, ये किसके दरबार में आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता। आगे है अलबरूनी। अलबरूनी किसके दरबार में आया था? ये आया था मोहम्मद गजनवी के दरबार में। याद रखना है महत्वपूर्ण विदेशी यात्री को आपके इस वीडियो में कवर करा दिया गया है। आपको इस वीडियो के अलावा यात्री से संबंधित कोई वीडियो और देखने की साथियों जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी हम आशा करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मार्को पोलो किसके दरबार में आया था? ये पांड्य राजा के दरबार में आया था। याद रखना है मार्को पोलो पांड्य राजा, अलबरूनी मोहम्मद गजनवी। इसके बाद है डिमिंगो पायस और बारबोसा, ये किसके दरबार में आया था? ये आपको कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। याद रखना है कृष्णदेवराय। याद रखना है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के काल को ही साथियों तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। याद रखना है कृष्णदेवराय। इसी के दरबार में आपको अष्टदिग्गज रहते थे। याद रखना है अष्टदिग्गज। इसके बाद है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था? ये देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। याद रखना है देवराय द्वितीय। इसके बाद है मनुची। मनुची किसके दरबार में आया था? ये आपको औरंगजेब के दरबार में आया था। याद रखना है औरंगजेब के दरबार में कौन आया था? मनुची। आगे बढ़ते हैं, सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? ये आपको जहांगीर के दरबार में आया था। याद रखना है सर टॉमस रो किसके दरबार में? जहांगीर। इसके बाद है कैप्टन हॉकिंस, ये किसके दरबार में आया था? ये साथियों जहांगीर के दरबार में आया था। याद रखना है जहांगीर। इसके बाद है बर्नियर। बर्नियर किसके दरबार में आया था? ये शाहजहां और औरंगजेब दोनों के दरबार में आया था। याद रखना है बर्नियर, शाहजहां और औरंगजेब। आगे बढ़ते हैं, निकोलो कोंटो, ये किसके दरबार में आया था? ये देवराय प्रथम के दरबार में आया था। आगे बढ़ते हैं, रोल्फ फिंच, ये किसके दरबार में आया था? ये साथियों अकबर के दरबार में। क्या आपको तुरंत जॉब चाहिए तो आपको के दरबार में आया था। याद रखना है रोल्फ फिंच किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। अब आगे हम लोग देखते हैं कि नवरत्न जो थे वो साथियों दो लोगों के दरबार में थे। याद रखना है नवरत्न कितने लोगों के? दो लोगों के। एक था चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय, और दूसरा था अकबर। याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय और अकबर। इसके बाद बात करें अष्टप्रधान, तो वो शिवाजी के दरबार में थे। और अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज जो थे वो कृष्णदेवराय के दरबार में थे। याद रखना है अष्टप्रधान शिवाजी, अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय। अब बात करें तीन वैद्य साथियों काफी प्रचलित थे ऐतिहासिक काल में साथियों। जीवक वैद्य वो किसके दरबार में रहते थे? वो बिंबिसार के दरबार में रहते थे। याद रखना है जीवक वैद्य का संबंध किससे है? बिंबिसार से। इसके बाद एक वैद्य है चरक वैद्य, इसका संबंध जो है आपको कनिष्क से है। याद रखना है चरक वैद्य, कनिष्क। इसके बाद नेक्स्ट है धनवंतरी वैद्य, इसका संबंध किससे है? चंद्रगुप्त द्वितीय से है। तो तीन वेद आपने देखा कौन कौन से? धनवंतरी वैद्य, चरक वैद्य और जीवक वैद्य, बिंबिसार, कनिष्क और चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखते हुए चलना है आपका सुपर फास्ट रिवीजन श्रृंखला है साथियों, और ज्यादा से ज्यादा आपको अब प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि प्रमुख समितियां, संविधान की प्रमुख समितियां की ओर बढ़ते हैं। इसमें साथियों आपको प्रमुख समितियों को कवर कर दिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे अभिजीत सेन समिति का संबंध किससे है? अभिजीत सेन समिति का संबंध दीर्घकालिक खाद्य नीति से। याद रखना है दीर्घकालिक खाद्य नीति से। इसके बाद श्री रंगराजन समिति का जो है संबंध किससे है? ये आपको गरीबी रेखा का निर्धारण से है। याद रखना है सीधे सीधे एग्जाम में पूछेगा इनमें से किन समिति का संबंध गरीबी रेखा के निर्धारण से है? तो याद रखना है श्री रंगराजन समिति। इसके बाद है केलकर समिति, कर संरचना सुधार से। याद रखना है केलकर समिति, कर संरचना सुधार, कौशे केलकर कौशिक कर। इसके बाद है राजा चलैया समिति, ये किससे संबंधित है? ये कर सुधार से। याद रखना है राजा चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। इसके बाद कोठारी आयोग, ये किससे संबंधित है? ये भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलू की जांच करना। याद रखना है भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करना किस समिति के अंतर्गत आएगा? वो कोठारी आयोग के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है नरसिम्हन समिति, ये साथियों आपको बैंकिंग क्षेत्र सुधार से संबंधित है। याद रखना है बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति। इसके बाद है के संथानम समिति, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध सीबीआई की स्थापना से। याद रखना है सीबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? एग्जाम में आपके सीधे सीधे पूछेगा। याद रखना है के संथानम समिति, काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है साथियों। आगे बढ़ते हैं शिवरमन समिति,
इसके सिफारिश पे ही साथियों नाबार्ड की स्थापना की गई थी। याद रखना है नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पे की गई थी? शिव रमन समिति की सिफारिश पे। आगे है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये साथियों आपको संवैधानिक सुधार से याद रखना है, संवैधानिक सुधार। याद रखना है एक बात और साथियों आपको, इसी की अनुशंसा पे जो है आपको 1976 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री हुआ करती थी तब संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। याद रखना है आपको 42वां संविधान संशोधन। इसमें साथियों 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। याद रखना है 3 शब्द जोड़े गए थे। एग्जाम में आपका पूछता है कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। अब बात करते हैं चुनाव सुधार समिति कौन कौन सी है। आपके एग्जाम में साथियों आपको जो है आपको इनमें से गलत चुनने के लिए बोलेगा, जिसमें पूछा जाएगा कि इनमें से कौन चुनाव सुधार समिति नहीं है। आपके ऑप्शन में ये सब ऑप्शन दिए गए होंगे, आपको इससे एक साथियों छांटना पड़ेगा। तो देखते हैं चुनाव सुधार समिति कौन कौन सी है। तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण समिति, तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति। याद रखेंगे चुनाव सुधार समिति फिर से देख ले, जयप्रकाश नारायण समिति, तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति। किससे संबंधित है? चुनाव सुधार। अब बात करते हैं पंचायती राज समिति कौन कौन सी है। वो है आपको बलवंत राय मेहता समिति, याद रखना है त्रिस्तरीय। और आपको उसके बाद है वी.के. राव समिति, याद रखना है राव समिति, हनुमंत राव समिति, जी.वी.के. राव समिति, आपको एल.एम. सिंघवी समिति, पी.के. थुंगल समिति, के. संथानम समिति और दंतेवाला समिति। किससे संबंधित है? पंचायती राज समिति से संबंधित है। याद रखना है साथियों, ये समिति की रिपोर्ट भी साथियों आपको इसका ईयर भी दिया गया है, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें। पंचायती राज समिति के राव समिति, हनुमंत राव समिति, जी.वी.के. राव समिति, आपको एल.एम. सिंघवी समिति, पी.के. थुंगल समिति, के. संथानम समिति और दंतेवाला समिति। किससे संबंधित है? पंचायती राज समिति से संबंधित है। याद रखना है साथियों, ये समिति की रिपोर्ट भी साथियों आपको इसका ईयर भी दिया गया है, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें। पंचायती राज समिति में जो महत्वपूर्ण है वो आपको याद रखना है बलवंत राय समिति, हनुमंत राव समिति, आपको एल.एम. सिंघवी समिति, पी.के. थुंगल समिति। ये साथियों पंचायती राज समिति की महत्वपूर्ण समितियां हैं। ये थे साथियों आपको प्रमुख समितियां। अब साथियों अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रमुख समाचार पत्र। आधुनिक काल में साथियों जितने भी समाचार पत्र है उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखा जाए कि भारत में प्रकाशित समाचार पत्र और इस साइड है संपादक या उसके संस्थापक। सबसे पहले है टाइम्स ऑफ इंडिया या स्टेटमैन, इसके जो संपादक थे वो थे रॉबर्ट नाइट, याद रखना है रॉबर्ट नाइट। इसके बाद बंगाल गजट, ये किसके द्वारा लिखा गया था? जे.के. हिक्की, याद रखेंगे जे.के. हिक्की। ये भारत में पहला समाचार पत्र था। आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछेगा कि भारत में पहला समाचार पत्र कौन था, तो याद रखना है बंगाल गजट। इसके बाद है पायोनियर, पायोनियर जॉर्ज एलन, याद रखेंगे जॉर्ज एलन पायोनियर। इसके बाद है अमृत बाजार पत्रिका, ये मोतीलाल घोष, शिशिर घोष। इसमें एक बात आपको याद रखना है, लॉर्ड लिटन के द्वारा जो लाए गए 1878 के वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात इसका भाषा बदल दिया गया था। आपके एग्जाम में पूछेगा कि किस पत्रिका का जो भाषा है आपको रातों रात बदल दिया गया था, तो याद रखना है अमृत बाजार पत्रिका। किसने निकाला था साथियों? मोतीलाल घोष और शिशिर घोष ने। इसके बाद है सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, याद रखना है सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसके बाद है द हिंदू, किसके द्वारा? वीर राघवाचारी, याद रखेंगे वीवीआई क्वेश्चन है, द हिंदू वीर राघवाचारी। इसके बाद केसरी या मराठा, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक, याद रखना है बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद केसरी की जो भाषा है साथियों ये मराठी भाषा में लिखी गई थी, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है बंगाली, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, याद रखना है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसके बाद है बंबई दर्पण, ये किसके द्वारा? ये साथियों बाल शास्त्री के द्वारा, याद रखना है बंबई दर्पण बाल शास्त्री। इसके बाद कॉमनवेल्थ किसके द्वारा लिखा गया था? काफी वीवीआई क्वेश्चन है साथियों, याद रखेंगे मोस्ट वीवीआई किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा, याद रखना है एनी बेसेंट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स किसके द्वारा लिखा गया था? ये आपको सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, याद रखेंगे हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन, ये किसके द्वारा था साथियों? ये महात्मा गांधी के द्वारा था, याद रखना है यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन। इसके बाद इंडिपेंडेंस किसके द्वारा? मोतीलाल घोष के द्वारा। आज किसके द्वारा? शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा, याद करते हुए चलना है। इस वीडियो को एक दो बार आप अच्छे से रिवीजन कर ले, 10 मिनट का ये साथियों वीडियो होगा और अगर आप इसे एक दो बार देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद है हिंदुस्तान टाइम्स, किसके द्वारा? के.एम. पनिकर के द्वारा, याद रखना है के.एम. पनिकर के द्वारा। इसके बाद है नेशनल हेराल्ड, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वीवीआई क्वेश्चन है नेशनल हेराल्ड, याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद उदंत मर्तांड, किसके द्वारा? उदंत मर्तांड जुगल किशोर के द्वारा, याद रखना है जुगल किशोर। अगला है अल हिलाल या अल बिलाल, किसके द्वारा लिखा गया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, याद रखना है मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसके बाद कॉमरेड या हमदर्द, याद रखेंगे हमदर्द, किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, याद रखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना। इसके बाद प्रताप पत्र, किसके द्वारा? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा, याद रखना है प्रताप पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी। इसके बाद गदर, गदर जो है किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा, याद रखेंगे दयाल। इसके बाद है हिंदू पेट्रियोट, किसके द्वारा लिखा गया था? हरीशचंद्र मुखर्जी, याद रखना है हरीशचंद्र मुखर्जी। इसके बाद है बम्बई क्रॉनिकल, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है आपको फिरोज शाह मेहता, याद रखना है फिरोज शाह मेहता बम्बई क्रॉनिकल। वीडियो शुरू होने से पहले आपको साथियों कहा गया था कि 3 टॉपिक को आपको कवर कराएंगे, समाचार पत्रिका, विदेश यात्री और प्रमुख समिति, लेकिन अब साथियों 3 के बदले 4 को आपको कवर करा दिया जाएगा। अब साथियों आपको हम बताएंगे कि प्रमुख उपनाम से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं, किन किन व्यक्तियों को किन किन उपनाम से बुलाया जाता है, अब उसे भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखना है अनुग्रह नारायण सिंह, याद रखेंगे अनुग्रह नारायण सिंह। दीनबंधु, जैसा कि आपको कल के वीडियो में बताए थे, दीनबंधु किसे कहा जाता था? सीएफ एंड्रूज, याद रखेंगे सीएफ एंड्रूज। इसके बाद देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता था, तो याद रखना है चितरंजन दास, याद रखेंगे चितरंजन दास। गुरुदेव, विश्वकवि, बंगदेश के बुलबुल किसे कहा जाता था? ये रविनाथ टैगोर को कहा जाता था, याद रखेंगे रविनाथ टैगोर को क्या कहा जाता था? गुरुदेव, विश्वकवि, बंगदेश के बुलबुल। इसके बाद ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता था, याद रखना है दादा भाई नेहरू जी। इसके बाद शहीद आजम किसे कहा जाता था? भगत सिंह का उपनाम है शहीद आजम। अगला है भारत कोकिला, ये किसका उपनाम है? ये साथियों सरोजिनी नायडू का उपनाम है, याद रखेंगे सरोजिनी नायडू। इसके बाद है नेताजी, देश नायक, देशभक्तों के देशभक्त किसे कहा जाता था या किसका उपनाम था? याद रखना है सुभाष चंद्र बोस का, याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद लोकमान्य किसका उपनाम है? याद रखना है बाल गंगाधर तिलक। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, याद रखना है लाला लाजपत राय। राजा जी किसे कहा जाता था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, याद रखेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसके बाद आधुनिक मीरा किसे कहा जाता था? महादेवी वर्मा, ये साथियों हिंदी की कवियत्री है, याद रखना है महादेवी वर्मा। महाकवि, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता था? ये कालिदास का उपनाम था, याद रखेंगे कालिदास। अगला है महामना, महामना साथियों पंडित मदन मोहन मालवीय को कहा जाता था, याद रखेंगे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। इसके बाद लोकनायक किसे कहा जाता था? तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण को, याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण। इसके बाद है भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात और आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता था? तो याद रखना है आपको राजा राममोहन राय, याद रखेंगे राजा राममोहन राय। उसके बाद कई कई साथियों आपको भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत भी लिखा जाता है, तो याद रखना है राजा राममोहन राय। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? वो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो याद रखना है खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला है लौह पुरुष किसे कहा जाता था? तो याद रखना है वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष से संबोधित किया जाता था। इसके बाद बापू के जो 5वें पुत्र थे वो कौन थे? तो वो थे आपको जमुना लाल बजाज, याद रखना है जमुना लाल बजाज। इसके बाद कायदे
आजम किसका उपनाम था? तो याद रखना है मोहम्मद अली जिन्ना का कायदे आजम। इसके बाद मुंबई त्रिमूर्ति, किन किन तीन नेताओं को मुंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था? तो याद रखेंगे फिरोज शाह मेहता, केटी तलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को मुंबई त्रिमूर्ति के नाम से संबोधित किया जाता था। इसके बाद बाबूजी किसे कहा जाता था? जगजीवन राम। याद रखेंगे जगजीवन राम। इसके बाद दो है साथियों और, बिहार केसरी किसका उपनाम है? तो श्री कृष्ण सिंह का। याद रखना है श्री कृष्ण सिंह का। और बिहार के गांधी किसे कहा जाता है? तो वो मजहरुल हक को कहा जाता है। याद रखेंगे मजहरुल हक। अब साथियों हम लोग गांधी जी के भी 5-6 उपनाम थे और किन किन उपनाम से किसने संबोधित किया था ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर बात करें तो गांधी जी को साथियों अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि दी। सबसे पहले याद रखेंगे केसरे हिंद की उपाधि। इसके बाद अगला बात करें तो चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद, याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। याद रखेंगे महात्मा की। फिर से एक बार अच्छे से लिख दे साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर किसकी उपाधि दी? महात्मा की। याद रखना है। ये मोटे मोटे चश्मे, चश्मा दो मेरा, ये पिंपल्स, ये ब्रेसेस। और आप वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और वीडियो को दोस्तों का युद्ध है, याद रखेंगे प्रमुख जो आंग्ल युद्ध है उसे भी आप आंदोलन हो गया। उसके समय आपको भारत के वायसराय कौन थे और कांग्रेस के आपको अध्यक्ष कौन थे याद रखना है। एग्जाम में भारत दरोगा एग्जाम का एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप वहां पे भी जाके उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रमुख आंग्ल युद्ध, अंग्रेजों के द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में साथियों हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे प्रमुख आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। ये प्रमुख आंग्ल मैसूर युद्ध में साथियों अंग्रेजों और मैसूर के द्वारा 4 युद्ध हुए। तो सबसे पहले देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब से कब तक हुआ था? तो याद रखना है 1767 से लेकर 1769 के बीच। याद रखना है 1767 से 1769। कभी-कभी एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना है इस युद्ध में साथियों मद्रास की संधि की गई थी। याद रखना है किसकी संधि की गई थी? मद्रास की संधि की गई थी। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे हैरी वेरेलास्ट। याद रखेंगे हैरी वेरेलास्ट। तो आपने देखा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 के बीच हुआ। इसमें साथियों मद्रास की संधि की गई। इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे हैरी वेरेलास्ट। अगला बढ़ते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध का साथियों जो कालखंड है वो है 1780 से लेकर 1784। ये साथियों आपका सुपर फास्ट डिवीजन चल रहा है। एग्जाम से साथियों पहले आपको 15 वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें 15 वीडियो में लगभग आपको 45 टॉपिक यही जो द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ था इसी में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। याद रखेंगे हैदर अली की मृत्यु। आपके एग्जाम में पूछता है कि हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? तो याद रखना है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। आगे बढ़ते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो कालखंड है वो है 1790 से लेकर 1792 के बीच। इसमें साथियों श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी। याद रखेंगे। और ये जो संधि की गई थी ये 1792 ईस्वी में की गई थी। याद रखेंगे 1792। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये साथियों 1799 में हुआ। याद रखेंगे 1799 में। और इस युद्ध में याद रखना है आपको टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। याद रखेंगे टीपू सुल्तान की मृत्यु होगी। और इस समय जो आपको गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वेलेजली। याद रखेंगे लॉर्ड वेलेजली। रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट जो आंग्ल मैसूर हुआ था उसमें किसकी संधि हुई थी? मद्रास की। द्वितीय मैसूर युद्ध में किसकी संधि? मंगलौर की। और तीसरे मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो याद रखना है आपको 4 पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि 3 जो है अंग्रेजों के साथ मराठा के 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे और जिसमें वो पहला युद्ध था वो आपको याद रखना है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ था? ये आपको हुआ था 1775 से लेकर 1782 के बीच। याद रखेंगे 1775 से 1782 के बीच। इसमें साथियों पुरंदर की संधि की गई थी 1776 में। याद रखेंगे। उसके बाद इसी में बड़गांव की संधि की गई थी 1789 ईस्वी में। और इसी में सालबाई की संधि की गई थी 1782 ईस्वी में। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे याद रखेंगे वारेन हेस्टिंग। याद रखेंगे वारेन हेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये कब से कब तक हुआ था? ये 1803 से लेकर 1805 के बीच हुआ था। और इसमें देवगांव की संधि की गई थी। कब की गई थी? 1803 ईस्वी में। याद रखना है 1803। और इसी में साथियों राजपुर घाट की भी संधि की गई थी 1805 में। और तभी के समय गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखना है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। कभी-कभी आपके एग्जाम में सीधे कालखंड को ही पूछ देता है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो याद करते हुए चलना है। इसके बाद बात करें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये कब हुआ था? ये साथियों हुआ था 1816 से लेकर 1819 के बीच। इसमें पूना की संधि हुई थी। और इस समय जो आपको गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। याद रखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग। अब बात करते हैं आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। दो साथियों आपको आंग्ल सिख युद्ध हुए जिसमें प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो 1845 से 1846 के बीच में हुआ था। याद रखेंगे 1845 से 1846 के बीच में। इसमें साथियों आपको याद रखना है लाहौर फेरवाल की संधि की गई थी। याद रखेंगे लाहौर की संधि की गई थी। कब की गई थी? 1846 ईस्वी में। याद रखना है 1846 में। कभी एग्जाम में पूछता है कि लाहौर की संधि कब हुई, तो याद रखना है आपको 1846। इस समय साथियों किसका शासन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का। इस युद्ध के बाद आपको बता दें साथियों अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी थी। तो याद रखना है कि किस आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी थी, तो याद रखना है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इसके बाद बात करते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। इसका जो कालखंड है ये है 1848 से लेकर 1849 के बीच। और याद रखना है इस समय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी का शासन था। याद रखिए लॉर्ड डलहौजी। और इस साथियों युद्ध के बाद आपको बता दें इसकी विशेषता क्या थी कि इस समय साथियों दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राजमुकुट को दे दिया गया था। याद रखेंगे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद जो है आपको दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राजमुकुट को दे दिया गया था। और आपको बता दें द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3-4 युद्ध भी हुए थे, वो आपको बता देते हैं, कभी-कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो सबसे पहला युद्ध साथियों हुआ था रामनगर का युद्ध। याद रखेंगे, लिख देते हैं आपको रामनगर का युद्ध। रामनगर का युद्ध ये साथियों हुआ था आपका 1848 ईस्वी में। एक हुआ था चिलियावाला का युद्ध। याद रखेंगे चिलियावाला का युद्ध। कभी-कभी साथियों आपके एग्जाम में सीधे पूछ देगा चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखेंगे ये हुआ था 1849 ईस्वी में। रामनगर का युद्ध 1848, चिलियावाला का युद्ध 1849 और गुजरात का युद्ध। याद रखेंगे गुजरात का युद्ध। गुजरात का जो युद्ध हुआ था ये 1849 में हुआ था। याद रखेंगे 1849। तो ये थे साथियों प्रमुख आंग्ल सिख युद्ध की प्रमुख विशेषताएं जो आपको हम बता दिए। अगला बात करते हैं प्रमुख आंग्ल नेपाल युद्ध के बारे में। तो इस युद्ध में साथियों ये एक ही युद्ध हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध प्रथम ही हुआ था। ये कब से कब तक हुआ था? 1814 से लेकर 1816 के बीच। और इस युद्ध की समाप्ति साथियों सुगोली की संधि से हुई थी। याद रखें सुगोली की संधि कब हुई थी? 1816 में। एग्जाम में सीधे पूछेगा सुगोली की संधि कब हुई थी, तो याद रखना है 1816। किसके किसके बीच? अंग्रेज और गोरखा के बीच। याद रखेंगे अंग्रेज एंड गोरखा के बीच। और इस समय थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। याद रखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब अगला हम लोग बढ़ते हैं प्रमुख आंग्ल बर्मा युद्ध।
ये जो प्रमुख आंग्ल वर्मा युद्ध प्रथम था साथियों, ये 1824 से लेकर 1826 तक चला था और इसमें यानडूब की संधि की गई थी 1826 में, याद रखेंगे यानडूब की संधि। अगला बढ़ते हैं द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध के बारे में बताते हैं आपको। 1852 से लेकर आपको 1853 के बीच द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था और इस समय किसका शासन था? लॉर्ड डलहौजी का, याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी। अब साथियों आपको कुछ हम बात बता दें कि ये भी साथियों आपके एग्जाम में पूछता है भूमि सुधार कानून के बारे में। तो 3 साथियों भूमि सुधार कानून जो काफी महत्वपूर्ण है, उसे भी आपको हम कवर करा देते हैं। आपके रिवीजन को साथियों बेस्ट बनाने के लिए हम इस सीरीज को चलाए हैं, तो आप इस सीरीज को सपोर्ट करें, दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे साथियों काफी मोटिवेशन मिलता है मुझे ऐसे वीडियो बनाने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थायी बंदोबस्त, इसके बारे में आपको साथियों को शॉर्ट में हम बता दें कि ये आपको 1793 ईस्वी में जो है इसकी शुरुआत हुई, किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, याद रखेंगे। ये कब लाया गया था? 1793 में। कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। यह साथियों बिहार, याद रखेंगे शॉर्ट में बताते हैं, बिहार, बंगाल और आपको उड़ीसा, यूपी, कर्नाटक में लागू किया गया था, याद रखेंगे। फिर से बोल रहे हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी, कर्नाटक में ये लागू किया गया था। यह साथियों भारत के 19% क्षेत्र पर लागू किया गया था। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि अस्थायी बंदोबस्त कितने क्षेत्र पे लागू किया गया था, तो याद रखेंगे 19% क्षेत्र पे लागू किया गया था। और इसमें साथियों जमीन का जो मालिकाना हक था वो जमींदार को दे दिया गया था, याद रखेंगे। जमीन का जो मालिकाना हक वो किसको दे दिया गया था? जमींदार को दे दिया गया था। इतना साथियों आपको बात याद रखना है अस्थायी बंदोबस्त के बारे में। अब बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। इसके बारे में बता दें आपको, ये साथियों टॉमस मुनरो ने इसकी शुरुआत की थी 1820 ईस्वी में, याद रखेंगे। टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड दोनों ने साथियों इसकी शुरुआत की थी 1820 ईस्वी में, याद रखना है आपको। और ये जो साथियों रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये 51% क्षेत्र पे लागू था, याद रखना है 51% क्षेत्र पर। इससे पहले बताया अस्थायी बंदोबस्त 19% और रैयतवाड़ी बंदोबस्त 51% क्षेत्र पे लागू था। इसमें जमीन का मालिकाना हक किसानों का था, याद रखेंगे। इसमें जो बताया इसमें जमीन का मालिकाना हक जमींदारों के पास था, लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो मालिकाना हक था वो किसके पास था? किसान के पास था, याद रखना है आपको। अब बात करते हैं साथियों महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में। इसके बारे में आपको बता दें इसकी शुरुआत जो है 1822 ईस्वी में हुई थी, याद रखें 1822 ईस्वी में। और इसकी शुरुआत किसने की थी? हाल्ट मैकेंजी ने। और इसके बारे में आपको बता दें ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में लागू था, याद रखेंगे। पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये लागू था। और ये साथियों भारत के 30% क्षेत्र पे लागू था, याद रखेंगे 30% क्षेत्र पे लागू था। इसमें साथियों जमीन का जो मालिकाना हक था वो गांव का होता था, याद रखेंगे गांव का जो साथियों मुखिया होता है वो कुल उपज का 60% टैक्स देता था, याद रखिए। कुल उपज का 60% टैक्स जो देता था वो गांव का मुखिया देता था, याद रखेंगे। अस्थायी बंदोबस्त इसमें जमीन का मालिकाना हक किसके पास? जमींदार के पास। रैयतवाड़ी में किसान के पास और महलवाड़ी में आपको याद रखना है गांव का होता था। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब साथियों हम लोग देखेंगे प्रमुख ऐतिहासिक क्रांति के समय जो वायसराय या कांग्रेस के अध्यक्ष, ये आपके एग्जाम में पूछता है। चलिए उसे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे 1857, सीधे एग्जाम में पूछेगा 1857 के समय वायसराय कौन थे? तो याद रखना है लॉर्ड कैनिंग, याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद बात करें चंपारण सत्याग्रह, इसके समय कौन थे साथियों? तो याद रखना है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, याद रखेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और इसके समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? उसे भी याद रखना है, वो भी आपके एग्जाम में पूछता है। वो कौन है? एनी बेसेंट, याद रखेंगे। चंपारण सत्याग्रह के समय वायसराय कौन है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। अब बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके समय बात करें वायसराय कौन थे? तो इसके समय भी वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? याद रखना है आपको मोतीलाल नेहरू, याद रखेंगे मोतीलाल नेहरू। और आपको बता दें चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये साथियों 1917 ईस्वी में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता होगा 1919 में हुआ था, याद रखेंगे। 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग, चंपारण सत्याग्रह के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, कांग्रेस के अध्यक्ष एनी बेसेंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड और कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं असहयोग आंदोलन, ये साथियों कब हुआ था? इसकी शुरुआत 1920 में हुई थी और इसके समय भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे और कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो विजय राघवाचारी थे, याद रखेंगे विजय राघवाचारी। इसके बाद बात करें कांग्रेस की स्थापना, ये साथियों बीबीआई है, याद रखें काफी बार एग्जाम में पूछ चुका है। और कांग्रेस की स्थापना आपको पता है कब हुई थी? ये 1885 ईस्वी में हुई थी और इस समय जो आपको लॉर्ड डफरिन का शासन था, याद रखेंगे लॉर्ड डफरिन का। और तभी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, याद रखेंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें बंगाल विभाजन, नेक्स्ट है बंगाल विभाजन। इस समय की बात करें तो इस समय आपको याद रखना है इस समय भारत के जो वायसराय थे, याद रखेंगे भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे, याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन। और कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। अब बात करें मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय और जो है आपका कांग्रेस के अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू जी, याद करते हुए चलना है साथियों। राजधानी परिवर्तन साथियों कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। और इस समय जो आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासन था, याद रखें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कब हुआ था? 1911। और तभी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे विषम नारायण दत्त, याद रखना है विषम नारायण दत्त। मुस्लिम लीग 1906, बंगाल विभाजन आपको 1905, याद करते हुए चलना है। अब बात करें चौरा चौरी कांड, तो चौरा चौरी कांड कब हुआ था? ये आपको हुआ था साथियों 1922 ईस्वी में, याद रखेंगे 1922 ईस्वी में। 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था और इस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड रीडिंग, याद रखेंगे लॉर्ड रीडिंग। और 1922 में आपको पता होगा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, याद रखेंगे चित्तरंजन दास। इसके बाद बात करें काकोरी कांड, तो काकोरी कांड आपको पता है कब हुआ था? ये आपको हुआ था 1925 ईस्वी में। और इस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड रीडिंग और कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी वो थी आपको सरोजिनी नायडू, याद रखना है। 1924 में महात्मा गांधी थे, उसी के एक साल बाद जो है सरोजिनी नायडू थी। इसके बाद प्रथम गोल में हाय अनु, क्या देख रही हो? घंटा घर का साया। हैं? हाँ, कुछ बोरिंग देखने को आपकी भी आंखें तरस जाएंगी फेसबुक वॉच पे धमाल वीडियोस देखने के बाद, जहां आपकी दुनिया आप तक वही वीडियोस पहुंचाए जो लाइक। इसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930, इस समय लॉर्ड इरविन का शासन था। द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में द्वितीय, 1932 में तृतीय और इस समय लॉर्ड वेलिंगटन का शासन था, याद रखेंगे लॉर्ड वेलिंगटन का। और कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। अब बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध, ये 1914 में हुआ था और इस समय आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासन था, याद रखेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। द्वितीय विश्व युद्ध ये कब हुआ था? 1939 में और इस समय साथियों जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो, याद रखना है लॉर्ड लिनलिथगो। क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय वायसराय कौन थे? तो याद रखना है लॉर्ड लिनलिथगो। और जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस, याद रखना है। और अब नेक्स्ट लास्ट है भारत की आजादी, 1947 के समय जो आपका वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, याद रखना है जेबी कृपलानी। तो आशा करते हैं साथियों वीडियो आपको काफी अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अब बात करते हैं साथियों, अब थोड़ा सा साथियों आपको कुछ हम बता दें। 1757 से लेकर, याद रखना है 1757 से लेकर 1784 के बीच किसका शासन था? बंगाल का गवर्नर का, याद रखेंगे बंगाल का गवर्नर का। और 1784 से लेकर 1833 के बीच किसका शासन था?
बंगाल का गवर्नर जनरल का, याद रखेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल का। और 1833 से लेकर 1858 के बीच किसका शासन था? भारत के गवर्नर जनरल का, याद रखेंगे भारत के गवर्नर जनरल का। और 1858 से लेकर 1947 के बीच किसका शासन था? तो ये भारत के वायसराय का शासन था। और 1947 से लेकर 1950 तक किसका शासन था? तो ये था स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल का शासन। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है तो आपको ये बात याद रखना है। अब लास्ट जो साथियों आपको टॉपिक है वो है भारत की राष्ट्रीय पार्टियां। तो भारत में आपको बता दें कुल 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं, याद रखेंगे कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं? 8 राष्ट्रीय पार्टी है, जिसमें सबसे पहले है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? सोनिया गांधी, याद रखना है। इसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी जो स्थापना है ये 1925 ईस्वी में हुई थी और इसके जो भी वर्तमान में महासचिव हैं वो है डी राजा, याद रखना है डी राजा। इसके बाद है भारतीय साम्यवादी पार्टी, जिसे मार्क्सवादी पार्टी भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 ईस्वी में और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं सीताराम येचुरी, याद रखेंगे सीताराम येचुरी। इसके बाद है भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना 1980 में हुई है। एग्जाम में सीधे पूछता है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है 1980 में। वर्तमान में जो इसके अभी अध्यक्ष हैं वो है जेपी नड्डा, याद रखेंगे जेपी नड्डा। इसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसे बीएसपी कहते हैं, 1984 में इसका गठन हुआ था और मायावती जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। इसके बाद बात करें अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, इसका जो गठन है ये 1998 में हुआ था, ममता बनर्जी इसकी अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। इसके बाद बात करें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और वर्तमान में शरद पवार जो है इसके अभी अध्यक्ष हैं। और नेक्स्ट और लास्ट पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये साथियों 2013 में इसका गठन हुआ था और कोरनाड संगमा जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष थे। अब साथियों एक टॉपिक और आपको चलिए बता देते हैं। प्रमुख महापुरुषों के समाधि स्थल, सबसे पहले देखेंगे महात्मा गांधी। इनके समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है, याद रखना है राजघाट। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांतिवन कहा जाता है, याद रखना है शांतिवन। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? शक्ति स्थल, याद रखेंगे शक्ति स्थल। जगजीवन राम के समता स्थल, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट। ज्ञानी जैन सिंह एकता स्थल, याद रखेंगे ज्ञानी जैन सिंह एकता स्थल। चौधरी चरण सिंह किसान घाट, याद रखेंगे किसान घाट। भीमराव अम्बेडकर के आपको समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? चेत्रा भूमि, याद रखेंगे चेत्रा भूमि। के आर नारायण के समाधि स्थल को उदय भूमि, याद रखेंगे उदय भूमि। मोरारजी देसाई अभय घाट, याद रखेंगे मोरारजी देसाई अभय घाट। भीमराव अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, आपको अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब साथियों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मोरारजी देसाई का याद रखना है अभय घाट। शंकर दयाल शर्मा का कर्मभूमि और अटल बिहारी वाजपेयी का स्मृति स्थल, राष्ट्रीय स्मृति स्थल, इसके समाधि स्थल का नाम है। तो ये थे साथियों आपको महत्वपूर्ण 4-5 टॉपिक को आपको एक वीडियो में कवर करा दिए और कल जो वीडियो आएगा साथियों वो और इससे पहले 3 वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर उसे देख लें। आज के इस वीडियो में हम लोग पंचवर्षीय योजनाएं, पर्यावरण के प्रमुख सम्मेलन और प्रमुख ऑपरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के इस समय प्रधानमंत्री थे और ये जो पंचवर्षीय योजना है ये हेराल्ड डोमर मॉडल पंचवर्षीय योजना, इसका जो कार्यकाल था ये 1951 से लेकर 1956 के बीच रहा और इस समय साथियों याद रखना है आपको प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखना है आपको जवाहरलाल नेहरू जो है इस समय प्रधानमंत्री थे। और ये जो पंचवर्षीय योजना है ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, याद रखना है आपको। एग्जाम में पूछता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो याद रखना है हेराल्ड डोमर मॉडल। और इसमें जो साथियों प्राथमिकता थी वो कृषि, विद्युत और सिंचाई को दी गई थी, याद रखना है कृषि, विद्युत और सिंचाई। और इसमें साथियों याद रखना है विकास दर जो था वो 3.6% था, याद रखना है 3.6% जो है विकास दर था। इस पंचवर्षीय योजना में ही दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना की शुरुआत हुई थी। और 1991 में याद रखना 1951 में झारखंड के सिंदरी में उर्वरक उद्योग की स्थापना की गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि सिंदरी में जो है उर्वरक उद्योग की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना है 1951 में। तो ये थे साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना, सुपर फास्ट रिवीजन है साथियों, कम से कम समय में साथियों आपको इस टॉपिक को कवर कराया जाएगा। अब साथियों बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसका जो कार्यकाल था ये 1956 से लेकर 1961 के बीच था और इस समय भी याद रखना है आपको जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रधानमंत्री थे। और ये जो मॉडल था साथियों नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ये एग्जाम में साथियों काफी बार पूछ चुका है कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित है? तो याद रखना है महालनोबिस मॉडल पर आधारित है और इसमें भारी उद्योग के विकास को प्राथमिकता दी गई थी, याद रखना है भारी उद्योग के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। और इस समय 3 इस्पात संयंत्र लगाए गए थे, याद रखना है एग्जाम में पूछता है 3 इस्पात संयंत्र लगाए गए थे किस पंचवर्षीय योजना में? तो याद रखना है दूसरे पंचवर्षीय योजना में। पहला राउरकेला उड़ीसा में, दूसरा भिलाई छत्तीसगढ़ में, तीसरा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, याद रखना है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। और आपको बता दें साथियों ये जो है राउरकेला ये जर्मनी की सहायता से लगाया गया था, एग्जाम में पूछता है, याद रखना है जर्मनी की सहायता से। और ये जो भिलाई है ये रूस की सहायता से लगाया गया था और दुर्गापुर का साथियों आपको पता होगा ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। तो 3 इस्पात संयंत्र लगाए गए थे। राउरकेला जो उड़ीसा में स्थित है वो किसकी सहायता से? वो आपको याद रखना है जर्मनी की सहायता से। भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है और ये जो मॉडल था जे सेंटी सुब्रमण्यम चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित था, याद रखेंगे। पहला जो था वो हेराल्ड डोमर मॉडल इसमें रहा था, ये 4.21 रहा था, याद रखना है 4.21। इसके बाद बात करते हैं तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसका जो कार्यकाल है वो 1961 से 1966 के बीच रहा और ये जो मॉडल था जे सेंटी सुब्रमण्यम चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित था, याद रखेंगे। पहला जो था वो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था, दूसरा नेहरू महालनोबिस मॉडल पे आधारित था और तीसरा जो है जे सेंटी सुब्रमण्यम चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित था। और इसमें 1 इस्पात संयंत्र लगे थे, याद रखना है 1 इस्पात संयंत्र लगे थे बोकारो जो कि झारखंड में स्थित है। और ये जो साथियों है बोकारो ये रूस की सहायता से लगा था। कभी कभी पूछ देता है आपके एग्जाम में कि बोकारो जो इस्पात संयंत्र है वो किस देश की सहायता से लगाया गया था? तो याद रखना है रूस की सहायता से। और इसमें जो विकास दर था वो 2.74 था जो कि सबसे कम था। एग्जाम में आपके पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना में विकास दर सबसे कम रहा था? तो याद रखना है आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना में, याद रखेंगे आप तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और इसमें साथियों विकास दर कम रहने का कारण ये था कि 1962 में आपके भारत चीन युद्ध हो गया, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया और आपको बता दें 1965-66 में आपका भीषण सूखा पड़ा। इस कारण साथियों इसका जो विकास दर है वो पूरा धीमा चले गया। और आपको बता देते हैं इसी जो आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें भारतीय खाद्य निगम जिसे एफसीआई कहते हैं इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना है आपको कब हुई थी? 1965। एग्जाम में आपके पूछेगा एफसीआई की स्थापना कब हुई थी और किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो आपको बताना है 1965 में हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और याद रखना है साथियों इसी समय आपको हरित
क्रांति की भी शुरुआत हुई थी 1966-67 में। याद रखना है, पूछेगा सीधा एग्जाम में कि किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो आपको याद रखना है 1966-67 में हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो ये थे साथियों महत्वपूर्ण जो है आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित तथ्य। इसके बाद साथियों 3 साल का जो है आपको योजना अवकाश घोषित किया गया। याद रखेंगे 3 साल का योजना अवकाश घोषित किया गया और इस समय साथियों इसलिए घोषित किया गया देश की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं किया गया, इसीलिए साथियों इसे योजना अवकाश भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे 1966 से लेकर 1969 तक। अब बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसका जो कार्यकाल था ये 1969 से लेकर 1974 के बीच रहा और ये अशोक रुद्र एलन मॉडल पर आधारित है। याद रखना है अशोक रुद्र एलन मॉडल। अब साथियों बात करें, ये यहाँ गलत से टाइप हो गया है। इसमें साथियों आपको बता दें कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 में याद रखें इंदिरा गांधी का तभी जो है सरकार था, इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी और 1969 में इसी के समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। याद रखना है आपको कि एग्जाम में आपको पूछेगा कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो है आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो याद रखना है चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। इसी समय याद रखना है साथियों 1974 में परमाणु परीक्षण हुआ आपका कहां, पोखरण में। याद रखना है परमाणु परीक्षण कहां हुआ, 1974 में पोखरण में। और इस समय जो विकास दर थी वो थी 3.2%। याद रखना है विकास दर 3.2%। और आपको बता दें साथियों कि इसी समय जो है आपका विशाखापट्टनम में लौह इस्पात केंद्र की भी स्थापना की गई थी। याद रखना है आपको लौह इस्पात केंद्र। एक बात साथियों आपको हम बता दें कि कहीं कहीं जो है आपको अशोक रुद्र एलन मॉडल नहीं देके गॉडगिल मॉडल दिया रहा था। याद रखना है गॉडगिल। याद रखना है चौथी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पे भी आधारित थी। तो याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं अब पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसका जो कार्यकाल था ये 1974 से लेकर 1979 के बीच रहा और ये डीपी धर मॉडल पे आधारित था। याद रखेंगे इस समय भी जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी और इस समय साथियों उद्देश्य जो था गरीबी उन्मूलन का था और आपको कृषि में आत्मनिर्भरता का था। और 1975 में याद रखेंगे वीवीआई क्वेश्चन है, टीपीपी मॉडल से गरीबी हटाओ अभियान लाया गया था। याद रखेंगे टीपीपी मॉडल, टीपीपी का फुल फॉर्म साथियों आपको बता देते हैं क्या होता है, 20 पॉइंट प्रोग्राम। याद रखना है 20 TWEN 20 पॉइंट प्रोग्राम। तो आपके एग्जाम में साथियों पूछता है कि 1975 में टीपीपी गरीबी हटाओ अभियान जो लाया गया था वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था, तो आपको याद रखना है पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत। तो याद रखना है गरीबी हटाओ ये योजना साथियों याद रखना है आपको 4 साल चली थी। याद रखना है आपको 4 साल चली थी क्योंकि जनता पार्टी का जो है आपको शासन आ गया था, तो ये योजना जो है साथियों आपका 4 साल नहीं चल पाई थी। और आपको बता दें कि 1979-80 में जो है आपका जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई ने जो है उसके बाद अनवरत योजना चलाया था। तो इसके बाद जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद तो 1979 से 80 का काल है। इस समय याद रखना है आपको जनता पार्टी की जो सरकार थी मोरारजी देसाई की, उन्होंने अनवरत योजना चलाया था। परंतु साथियों 1980 के चुनाव में पुनः जो है इंदिरा गांधी पीएम बनी और ये जो साथियों अनवरत योजना था इसे इंदिरा गांधी की सरकार ने योजना अवकाश घोषित किया। तो याद रखना है अनवरत योजना जो चलाया था वो किसने चलाया था, वो मोरारजी देसाई ने चलाया था। लेकिन इस अनवरत योजना को जो है आपका द्वितीय योजना अवकाश घोषित किसने किया था, तो इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था। और इसके बाद बात करें छठी पंचवर्षीय योजना, ये 1980 से 85 के बीच चली थी। याद रखना है 1980 से 85 के बीच चली थी और इसमें आपको याद रखना है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, 12 जुलाई 1982 में। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और इस योजना में साथियों आपका विकास दर 5.5% था। याद रखना है आपको 5.5%। और आपको छठी के बारे में कुछ और बता दें, इस समय याद रखना है इसी समय साथियों दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1980 में। पहली बार कब हुआ था साथियों, पहली बार 1969 में हुआ था और दूसरी बार जो है आपका 1980 में हुआ। पहली बार कौन पंचवर्षीय योजना में हुआ था, चौथी पंचवर्षीय योजना में, और दूसरी बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ये आपका छठी पंचवर्षीय योजना से संबंधित आपके तथ्य हैं। अब बात करते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो कार्यकाल है वो 1985 से लेकर 1990 के बीच रहा और इस समय साथियों राजीव गांधी की सरकार थी। याद रखेंगे छठी में आपका इंदिरा गांधी की सरकार थी और सातवीं की बात करें तो राजीव गांधी की सरकार थी। इसमें साथियों आपको आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पे जोर दिया गया और इसमें ही साथियों आपको इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई थी। याद रखेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई थी और आपको भारत में स्पीड पोस्ट की भी शुरुआत की गई थी, भारत में कंप्यूटर की भी शुरुआत की गई थी और बहुत सारे काम किए गए थे। इसमें जो साथियों विकास दर था वो 6% था। याद रखेंगे 6%। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको बता दें साथियों कि सरकार की अस्थिरता के कारण जो है आपको 1990 से 92 को तृतीय योजना अवकाश घोषित किया गया था। याद रखेंगे 3 बार साथियों योजना अवकाश घोषित कर दिया गया था। एक बार कब से कब तक किया गया था, वो साथियों आपका किया गया था पहली जो बार किया गया था 1966 से लेकर 1969 के बीच किया गया था, दूसरी बार 1979 से 80 के बीच में किया गया था और तीसरी बार 1990 से 92 के बीच में किया गया था। तो आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी बार योजना अवकाश दिए गए थे, तो याद रखना है 3 बार। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो इसका जो कार्यकाल था वो 1992 से लेकर 1997 के बीच था। ये साथियों आपको इसमें जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। याद रखेंगे पीवी नरसिम्हा राव। और इसका जो उद्देश्य था वो आपको बता देते हैं, मानव संसाधन का विकास करना था, रोजगार का सृजन करना था, जनसंख्या को नियंत्रण करना था और इसी के दौरान साथियों आपको याद रखना है वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की शुरुआत हुई। तो आपके एग्जाम में पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आपका वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की शुरुआत हुई थी, तो याद रखना है आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और इसी के दौरान साथियों आपको बता दें कि पल्स पोलियो जो अभियान जो अभी चलता है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी, कब, 1997 ईस्वी में। आपके एग्जाम में पूछेगा साथियों किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी, तो आपको याद रखना है आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और इसी समय साथियों वृद्धा पेंशन की भी शुरुआत की गई थी कब, 1995 में। और आपको बता दें इस समय जो वित्त मंत्री थे वो आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। याद रखना है आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इस समय जो विकास दर था वो 6.6% था। I need awesome durability because this could happen. वो 6.6% था। याद रखना है 6.6%। साथियों वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलना है साथियों। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो इसका जो कालखंड है वो 1997 से लेकर 2002 के बीच में रहा और इसी समय याद रखना है साथियों दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया। पहला साथियों कब किया गया था, तो पहला जो है साथियों वो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1974 में किया गया था। दूसरा कब किया जा रहा है, वो साथियों 11 मई 1998 के दौरान नौवीं पंचवर्षीय योजना में किया जा रहा है। और इसी साथियों पंचवर्षीय योजना के दौरान एक महत्वपूर्ण जो घटना घटी थी वो आपको बता दें। इसी के दौरान जो है आपको 26 जनवरी 2001 में गुजरात के भुज में भूकंप से हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछेगा कि आपको कि गुजरात के भुज में भूकंप कब आया था, तो याद रखना है 26 जनवरी 2001। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, तो सोचे साथियों आपको बता दें। इसके बाद आपको हम बता देते हैं इस समय जो विकास दर था वो 5.4% था। याद रखें ये साथियों सुपर फास्ट रिवीजन है, इसलिए मेन में जो पॉइंट है वो साथियों आपको कवर किए। इसका डिटेल की वीडियो आएगा साथियों, उसमें एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से समझाया जाएगा, लेकिन अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने का समय है, तो ये साथियों रिवीजन सीरीज है। इसके बाद बता दें 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से लेकर 2007 के बीच चली और इस समय साथियों नरेगा लागू किया गया। और आपको बता दें कब लागू हुआ, ये 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। याद रखना है 2 फरवरी 2006। और इसका जो मॉडल था ये योजना आयोग के मॉडल पर आधारित था। इसमें साथियों जो विकास दर था वो आपको याद रखना है 7.6%। याद रखना है 7.6%। 12वीं पंचवर्षीय योजना, इस समय साथियों प्रधानमंत्री आपको पता होगा मनमोहन सिंह थे और इसका जो उद्देश्य था वो समावेशी विकास था। एक बात आपको साथियों हम फिर से बता देते हैं आपको
कि सबसे कम जो विकास दर था वो आपका याद रखना है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान था, तीसरी पंचवर्षीय योजना, और सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक विकास दर था वो दर्ज किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये साथियों 2 पॉइंट जो है आप पूरी तरह से याद रखेंगे। और लास्ट में साथियों आपको बता दें कि 12वीं पंचवर्षीय योजना को जो है 2014 में नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया था। याद रखना है, नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया था। तो ये साथियों महत्वपूर्ण जो है आपका पंचवर्षीय योजना मदद करेगी। तो सबसे पहले देखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम जिसे आरटीआई कहते हैं, राइट टू एजुकेशन, वो कब लाया गया था? वो साथियों 12 अक्टूबर 2005 को लाया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसे आरटीई कहते हैं वो कब लाया गया था? वो 2009 को लाया गया था। वन संरक्षण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो ये 1972 में लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? ये साथियों 1986 में लाया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? ये 24 दिसंबर 1986 को लाया गया था। जल संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? ये साथियों 23 मार्च 1974 को लाया गया था। याद रखना है आपको। वायु संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो ये 1981 को लाया गया था। याद करते हुए चला है। इसके बाद बैंकिंग अधिनियम कब लाया गया था? ये साथियों 1949 ईस्वी को लाया गया था। अगला देखते हैं कर अधिनियम कब लाया गया था? तो ये 1961 ईस्वी में लाया गया था। पेटेंट अधिनियम कब लाया गया था? ये 1970 ईस्वी में लाया गया था। और कंपनी अधिनियम कब लाया गया था? तो याद रखना है 1956 में लाया गया था। ये साथियों महत्वपूर्ण अधिनियम थे। अब साथियों बात करते हैं प्रमुख सम्मेलन के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन, काफी बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो ये साथियों कब हुआ? 1972 में हुआ। और इसमें यूएनईपी की स्थापना की गई थी। याद रखेंगे यूएनईपी की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? याद रखना है स्टॉकहोम सम्मेलन में। कब की गई थी? 1972 में। इसी में साथियों निर्णय लिया गया कि 5 जून को जो है प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और यूएनईपी साथियों इसका जो मुख्यालय है ये आपको याद रखना है नैरोबी में है। और नैरोबी कहाँ है? केन्या में। दूसरा बात करते हैं हेलसिंकी सम्मेलन के बारे में। तो हेलसिंकी सम्मेलन साथियों 1974 ईस्वी में हुआ। समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में बात की गई थी। सम्मेलन जो है 1975 ईस्वी में हुआ और इसमें समुद्री कचरे का निस्तारण के बारे में बात किया गया। इसके बाद है वियना सम्मेलन, ये साथियों 1985 ईस्वी में हुआ और इसमें ओजोन परत के संरक्षण के बारे में बात की गई। और ये साथियों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसे मॉन्ट्रियल सम्मेलन भी कहते हैं, ये साथियों वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। 1987 में ये सम्मेलन हुआ और इसमें साथियों ओजोन परत के संरक्षण की बात की गई। याद रखेंगे ओजोन परत की संरक्षण। और साथियों आपको बता दें इसी समय ये निर्णय लिया गया कि 16 सितंबर, याद रखेंगे ये प्रोटोकॉल साथियों आपको 16 सितंबर 1987 को हुआ, इसीलिए 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसके बाद बात करें पृथ्वी सम्मेलन, तो ये साथियों 1982 नहीं 1992 ईस्वी में हुआ और इसमें आपको जलवायु परिवर्तन के बारे में बात की गई। आगे बढ़ते हैं क्वेटो सम्मेलन।